नमस्कार, जय हिंद। जीएम के स्टडी जीके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। रोज़ हम आपके लिए जीके की प्रैक्टिस कराते हैं। आप भी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कितने प्रश्न सही होते हैं। चलो शुरू करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आज हम आपको विश्व का भूगोल यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताते हैं। ब्रह्मांड और सौरमंडल के बारे में जो विश्व का भूगोल, ऐसे प्रश्न है जो हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये विश्व का जो भूगोल है वो एनसीईआरटी से के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें विश्व का भूगोल ज़रूर पूछा जाता है। तो आपको विश्व के भूगोल की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, तो आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी प्राप्त होगी। तो चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न है विश्व का भूगोल के यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न। चलते हैं प्रश्न की ओर। आपका पहला प्रश्न है, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सबसे चमकीला तारा है साइरस या डॉग स्टार। सबसे चमकीला तारा है साइरस या डॉग स्टार। सबसे चमकीला तारा है साइरस। सबसे चमकीला तारा साइरस है। आपका दूसरा प्रश्न है, सूर्य ग्रहण कब होता है? सूर्य ग्रहण कब होता है? ये आप सभी जानते हैं कि सूर्य ग्रहण कब होता है। सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन और चंद्र ग्रहण होता है केवल पूर्णिमा के दिन। तो सूर्य ग्रहण होता है केवल अमावस्या के दिन, क्योंकि अमावस्या के दिन चंद्र नहीं उगता है, चांद, इसीलिए दिन में ही होता है सूर्य ग्रहण। तो अमावस्या के दिन जो होता है सूर्य ग्रहण होता है। आपका तीसरा प्रश्न है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह है क्या कहलाता है? एक निश्चित आकृति में तारों का समूह है क्या कहलाता है? एक निश्चित आकृति में तारों का समूह कहलाता है नक्षत्र। एक निश्चित आकृति यानी एक निश्चित आकृति बनी हुई होती है, वर्गाकार हो, अंडाकार हो, गोलाकार हो, जो भी, तो वह निश्चित आकृति का जो समूह होता है वह कहलाता है नक्षत्र। आपका चौथा प्रश्न है, ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? ब्रह्मांड में स्थित सबसे दूर तारा कौन सा है? ब्रह्मांड यानी जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें स्थित सबसे दूर का तारा कौन सा है? सबसे दूर का तारा है इक्कारस। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा है इक्कारस। आपका पांचवा प्रश्न है, तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष के कारण तारों के मध्य की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, इकाई है। आपका छठा प्रश्न है, ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? ध्रुव तारे सप्तऋषि मंडल। ध्रुव तारा सप्तऋषि मंडल की ओर, तारामंडल की ओर संकेत करते हैं। ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? ध्रुव तारा सप्तऋषि तारामंडल की ओर संकेत करते हैं। आपका सातवां प्रश्न है, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। आपका आठवां प्रश्न है,
उल्का किसे कहते हैं? उल्का किसे कहते हैं? उल्का कहते हैं टूटा हुआ तारा। अक्सर आपने देखा होगा आसमान में हम जब देखते हैं तो कुछ तारे ऐसे टूटते हैं तो उनको उल्का कहते हैं। उल्का यानी टूटता हुआ तारा। आपका 9वां प्रश्न है, विश्व में दिन और रात बराबर होते हैं, ये तिथियां कौन सी है? पूरे विश्व में दिन और रात एकदम बराबर होते हैं, तो वह तिथियां हैं कौन सी है? वह तिथियां हैं 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात एकदम बराबर होते हैं। आपने देखा होगा कभी दिन छोटा हो रहा है तो कभी रात बड़ी हो रही है, कभी रात छोटी हो रही है तो दिन बड़ा छोटा हो रहा है। तो ऐसे 2 दिन हैं पूरे विश्व में जहां 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं। आपका 10वां प्रश्न है, वर्ष भर रात और दिन किस स्थान पर बराबर हैं? वर्ष भर यानी पूरे वर्ष भर दिन और रात किस स्थान पर बराबर होते हैं? वर्ष भर दिन और रात बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर दिन और रात वर्ष भर बराबर होते हैं भूमध्य रेखा पर। आपका 11वां प्रश्न है, करक संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होता है? करक संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के किस स्थान पर 12 घंटे का दिन होगा? तो करक संक्रांति के समय उत्तरी गोलार्ध के विषुवत रेखा पर, उत्तरी गोलार्ध के विषुवत रेखा पर 12 घंटे का दिन होगा। आपका 12वां प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को। आपका 13वां प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को। आपका 14वां प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 12 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 12 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। आपका 15वां प्रश्न है, दोपहर में आपकी छाया किस तिथि को सबसे छोटी होती है? अक्सर आपने देखा होगा हम चलते हैं तो हमारी जो प्रतिमा है, हमारी छाया दिखती है, तो ऐसी कौन सी तिथि है जो दोपहर में सबसे छोटी छाया दिखती है किस तिथि को आपकी? तो वह तिथि है 21 जून। 21 जून को हमारी जो छाया है वो सबसे छोटी दिखती है दोपहर में। 21 जून को दोपहर में छाया जो है सबसे छोटी दिखती है। आपका 16वां प्रश्न है, वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? वार्षिक तापांतर किस अक्षांश पर न्यूनतम होता है? वार्षिक तापांतर भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है वार्षिक तापांतर भूमध्य रेखा पर। आपका 17वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा किस महासागर से गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा गुजरती है प्रशांत महासागर से। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा प्रशांत महासागर से गुजरती है। आपका 18वां प्रश्न है, भूमध्य रेखा, करक रेखा और मकर रेखा, भूमध्य रेखा, करक रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है? भूमध्य रेखा, करक रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है? तो भूमध्य रेखा, करक रेखा और मकर रेखा तीनों
अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों एक महाद्वीप यानी अफ्रीका महाद्वीप से होकर गुजरती है। ये तीनों रेखाएं भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। आपका 19वां प्रश्न है, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में किस विधि का प्रयोग करते हैं? पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में, पृथ्वी की जो आयु है उसको निर्धारित करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। आपका 20वां प्रश्न है, विश्व को कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया? विश्व को कितने समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है? तो विश्व को 24 समय कटिबंध में विभाजित किया गया है। विश्व को कितने समय कटिबंधों में? तो 24 समय कटिबंधों में विभाजित किया गया है विश्व को। आपका 21वां प्रश्न है, जीवाश्म रहित चट्टानें कौन सी है? जीवाश्म रहित चट्टानें कौन सी है? जीवाश्म रहित चट्टानें हैं जो जीवाश्म रहित चट्टानें कौन सी है? जीवाश्म रहित चट्टानें हैं आग्नेय चट्टानें। जीवाश्म रहित चट्टानें हैं आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानें हैं जो जीवाश्म रहित है। आपका 22वां प्रश्न है, संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? संगमरमर है रूपांतरित चट्टान का। संगमरमर रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। चट्टानों के निर्माण में 8 प्रमुख तत्वों का योगदान होता है। ऑक्सीजन होती है 46.8%, सिलिकॉन होती है 27.72% और एल्यूमिनियम होती है 8.13% और लोहा जो 5.00% और कैल्शियम होती है 3.63%, सोडियम 2.83% और पोटेशियम 2.59% और इसमें मैग्नीशियम है जो 2.09% होती है। तो जो आग्नेय अवसादी चट्टानें का संगठन है स्वरूप परिवर्तन में रूपांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। तो संगमरमर किस चट्टान का उदाहरण है? संगमरमर है रूपांतरित चट्टान का। आपका 23वां प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं मैग्मा। पृथ्वी के अंदर जो पिघले हुए पदार्थों को मैग्मा कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं? पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते हैं मैग्मा। आपका 24वां प्रश्न है, किस प्रकार के लावा में सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है? किस प्रकार के लावा में सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है? तो अम्लीय लावा में। अम्लीय लावा में सिलिका की अधिक मात्रा पाई जाती है। अम्लीय लावा में सिलिका की है जो अधिक मात्रा पाई जाती है। आपका 25वां प्रश्न है, माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का ज्वालामुखी है? माउंट किलिमंजारो किस श्रेणी का जो है ज्वालामुखी है? माउंट किलिमंजारो है जो शांत ज्वालामुखी का वो श्रेणी का ज्वालामुखी है किलिमंजारो शांत ज्वालामुखी का श्रेणी का ज्वालामुखी है। अच्छा, आपका 26वां प्रश्न है, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? तो ज्वालामुखी माउंट हेलेंस कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी पर्वत माउंट
सेंट हेलेंस स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। आपका 27वां प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है? अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो स्थित है तंजानिया देश में। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो है तंजानिया में, तंजानिया देश में। आपका 28वां प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपेक्सी। कोटोपेक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपेक्सी। आपका 29वां प्रश्न है, क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? क्षारीय लावा शंकु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? क्षारीय लावा शंकु को शील्ड शंकु के नाम से जाना जाता है। शील्ड शंकु के नाम से, क्षारीय लावा शंकु को शील्ड शंकु के नाम से जाना जाता है। आपका 29वां प्रश्न है, अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एलब्रुस। माउंट एरब्रुस, माउंट एरब्रुस है अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, माउंट एरब्रुस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही जनरल नॉलेज के प्रश्न, विश्व का भूगोल, एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण प्रश्न और सामान्य ज्ञान के प्रश्न, राजस्थान के प्रश्न, जनरल नॉलेज के प्रश्न की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।